जम्मू कश्मीर के रोशनी घोटाले में कई बड़े नाम आने का अंदेशा तो पहले से ही लगाया जा रहा था, लेकिन जब बड़े नाम सामने आए तो वो हैरान कर देने वाले थे। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम जब इस घोटाले में शामिल हुआ तो लोग सन्न रह गए। इन पर आरोप है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के सुजवान में 3 कनाल जमीन खरीदी थी। एक कनाल में हम आपको बता दें कि 1815 गज की जमीन होती है। उसके साथ ही उन्होंने फॉरेस्ट लैंड के 7 कनाल जमीन पर कब्जा कर लिया था। आज की रेट में अगर उस जमीन की बात करें तो उसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इतना ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और कश्मीर दोनों ही दफ्तरों में 3 कनाल जमीन रोशनी एक्ट के तहत ली गई है। हाईकोर्ट के निर्देश में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसका खुलासा किया। जम्मू कश्मीर के इस महा घोटाले में फारूक अब्दुल्ला के साथ ही उनकी बहन और पार्टी के कई बड़े लोगों का नाम शामिल होने की बात कही जा रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए चीन, पाकिस्तान और अमेरिका तक से मदद लेने की बात करने वाले यहाँ के नेतागण लगभग 25,000 करोड़ रुपए के महा घोटाले में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रोशनी घोटाले की, जिसे रोशनी एक्ट के नाम से 2001 में फारूक अब्दुल्ला की ही सरकार में बनाया गया। इसे बनाने का मकसद सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जाए लोगों से या तो वापस लाना या तो फिर उसे लीगलाइज करने का था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े जमीन घोटाले बन जाने वाले रोशनी घोटाला आखिर है क्या, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने धारा 370 की आड़ में कैसे जम्मू कश्मीर की जमीन को न सिर्फ धड़ल्ले से अपने नाम किया, बल्कि इसकी बंदरबाट अपने रिश्तेदारों के साथ भी कर डाली। 25,000 करोड़ की जमीन के सरकार सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही आमदनी दिखा पाई। यहाँ सत्ता भले ही बदलती रही, लेकिन सरकारी जमीन की लूट का सिलसिला बदस्तूर चलता ही रहा। जम्मू कश्मीर लैंड एक्ट 2001 में जिन सरकारी जमीनों में लोगों ने कब्जा किया था, उन्हें मौजूदा मार्केट के हिसाब से सरकार को पैसा भरना था, जिससे सरकार को उम्मीद थी कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए यहाँ की सरकार को मिलेंगे, जिससे वो राज्य में जनता के लिए पावर प्रोजेक्ट लगाएगी। इसीलिए इसका नाम भी रोशनी एक्ट ही रखा गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गैर कानूनी कब्जे वाली जमीन को या तो हटाए जाए या फिर लीगलाइज करने वाले इस एक्ट में वहां की हर बदलती सरकार ने अपने हिसाब से बदलाव किए और जमीन घोटाले का काला खेल खेला। आइए हम आपको बताते हैं कि ये घोटाला आखिर कब कैसे सामने आया और कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो इस घोटाले में शामिल हैं। दरअसल ये खुलासा 2004 की कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की एक रिपोर्ट में हुआ, जिसमें ये बात सामने आई कि जिस कानून के तहत तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए आने की बात कही जा रही थी, उसमें सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही सरकारी खजाने में आए, जिसके बाद 25 नवंबर 2018 में वहां के राज्यपाल ने जमीन एक्ट को खत्म कर दिया। तो वहीं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने भी एक जनहित याचिका की सुनवाई में इस पूरे एक्ट को ही असंवैधानिक करार दे दिया। इस फैसले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की बेंच ने सीबीआई जांच के लिए भी सौंप दिया। अब आइए हम आपको वो बड़े नाम बताते हैं जो इस घोटाले में शामिल है। पहला नाम है रहीफ दरबू, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री, पीडीपी के बड़े सीनियर नेता। उन्होंने खुद के साथ साथ अपने रिश्तेदारों को भी रोशनी एक्ट के तहत जमीन दिलवाई, जो कि बिगड़े बोल बोलने वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस पार्टी भी इस घोटाले में जमकर शामिल रही, जिससे सबसे बड़ा नाम के अमला, जो कि एक बिजनेसमैन भी हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं। मोहम्मद शरीफ पंडित, जो कि एक बड़े नौकरशाह हैं, रिटायर्ड सीएस रैंक के अधिकारी भी हैं। तो सिर्फ बड़े नेता ही नहीं बल्कि नौकरशाह भी इस पूरे घोटाले में शामिल हैं। ये और इनके रिश्तेदार भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। नामों की फेहरिस्त काफी लंबी है। ये सारे नाम रोशनी घोटाले से निकल कर सामने आए हैं। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि इस घोटाले से जुड़े जितनी भी जमीन इन लोगों के पास है, ये उन लोगों से वापस ले ली जाएगी, जिसकी जानकारी वहां के एलजी मनोज सिन्हा ने एक निजी चैनल में इंटरव्यू के दौरान कहा। उन्होंने साफ कर दिया था कि भ्रष्टाचार के मौजूदा सरकार जीरो टॉलरेंस के रूप में लेगी। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के संविधान विशेषज्ञ और रोशनी एक्ट को कोर्ट में चुनौती देने वाले जम्मू एंड कश्मीर के वकील अंकुर शर्मा जी। As a petitioner in the Roshni scam and also in the petition seeking declaration of the Roshni Act as unconstitutional, I welcome the decision of the government to implement the judgment in a time-bound manner. The government has said that within 6 months all lands allotted under the Roshni Act will be retrieved. In fact, the other state lands will also be retrieved in the due course of time, and I seriously welcome the decision of the government. This decision of the government will pave a long way in reversing the demographic invasion of Jammu that has been unleashed against Jammu through legislative
modes like Roshni Act, through executive routes like the 14th February 2018 Order of Chief Minister Mehbooba Mufti, illegal settlements of illegal immigrants, Rohingyas and Bangladeshis, unabated capture of forest lands, state lands, public lands, riverbeds of Jammu with the state connivance by members of the particular community.